दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम क्या है, अधिगम की कौन कौन मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है और अधिगम की क्या विशेषताएं हैं तथा अधिगम कितने प्रकार का है। इन चार चीजों का हम बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को सीखने की प्रक्रिया अधिगम है। मतलब हमारे अंदर जो नए नए ज्ञान आते हैं उसको जिस तरीके से हम सीखते हैं वही प्रक्रिया अपना करके जब हम कोई नया चीज सीख लेते हैं तो उसे अधिगम कहते हैं। यह प्रक्रिया मानव में अभ्यास द्वारा या प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होती है। कोई भी ज्ञान व्यक्ति को उसी चीज छोटा बच्चा है, उसको किसी चीज को सिखाना है या पढ़ाना है, बार बार बुलवा करके या उसको बार बार प्रशिक्षण दे करके उस पर ज्ञान अर्जन कर देना, जैसे बच्चे में किया जाता है उसी तरह से मनुष्यों में भी ज्ञान जो है अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से आता है। अधिगम की परिभाषा जो है डिफिनीशन ऑफ लर्निंग में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम की परिभाषा दी गई है। जैसे स्किनर के द्वारा दी गई है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने बताया है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की नया ज्ञान और नई प्रक्रिया। अगर हम नया ज्ञान किसी नई प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं तो वुडवर्थ के अनुसार उसे सीखना कहेंगे। गेट्स ने कहा है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन। सीखना जो है आदतों, ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में आया कोई भी हमारे व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन आ जाए तो वो जो है उसे सीखना गिलफोर्ड के माध्यम से होता है। अधिगम जो अधिगम है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग में अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात जब इंसान इस पृथ्वी पे आया है बच्चा के रूप में तब से सीखना चालू करता है और लास्ट में वृद्धावस्था तक हर इंसान कुछ न कुछ नई चीजें सीखता रहता है। इसलिए अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। जो अधिगम होता है किसी न किसी उद्देश्य पूर्ण से होता है। जैसे छोटा बच्चा है उसको हम किसी गाड़ी की दुकान पे लगा दिए और वो जो है गाड़ी बनाना सीख रहा है तो हमारा उद्देश्य है हमारा बच्चा गाड़ी बनाना सीख जाएगा और भविष्य में अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। उसी तरह अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में हमारे जो परिवर्तन आ जाता है कुछ ही चीज अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है उसको जो है अधिगम कहा जाता है। अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, मतलब चेतना अवस्था में इसको किया जाता है जो प्रकृति से भौतिक या आंतरिक दोनों होती है। प्रकृति में भौतिक रूप में या आंतरिक रूप में होती है। उसके बाद है अधिगम संबंधी परिवर्तन अभ्यास एवं अनुभूति के कारण उत्पन्न होता है। परिवर्तन बताया है कि अनुभूति अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है। अधिगम एक सहज प्रक्रिया नहीं है, मतलब सरल प्रक्रिया नहीं है। इसमें प्रयास एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना प्रयास और बिना अभ्यास के आप अधिगम कर नहीं सकते, बेहतर अधिगम नहीं कर सकते। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जिसका अनुमान निष्पादन से लगाया जाता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। जैसे मैंने किसी बच्चे से कहा बेटा कल तुम एक कविता पाठ याद करके आना, अगर बच्चा उस कविता पाठ को कल याद करके हमको सुना दिया तो इसका मतलब उसने याद करके सुनाना ही उसका निष्पादन हो गया। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम नीति होता है, अर्थात या क्रमबद्ध प्रक्रिया। अधिगम जो होता है क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। किसी बच्चे को या किसी को हमको सिखाना है तो उसके अनुभवों को जोड़कर न्यूनतम लेवल से हम सिखाते हैं, धीरे धीरे
कठिन लेवल पे जाते हैं। मतलब पहले सामान्य चीजें बताते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन के स्तर पर जाते हैं। तो बताया गया है कि क्रमबद्ध प्रक्रिया में क्या होता है, पहले पूर्व ज्ञान के बारे में, परीक्षण के बारे में उससे नॉलेज देंगे, फिर उस विषय वस्तु के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, फिर उससे प्रोसेस कराएंगे, विषय वस्तु के आधार पर उसको मिला करके कुछ प्रोसेस कराएंगे, फिर हम उस मिलाने के बाद जो हमको नया ज्ञान प्राप्त होगा उसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम के प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग के 4 प्रकार हैं। अधिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, रटंत अधिगम। अधिग्रहण अधिगम का मतलब है रिसेंटिंग लर्निंग का मतलब होता है किसी लिखित या चित्रित विषय वस्तु को पढ़कर याद करना। कोई हमको लिखित या चित्रित कोई वस्तु या किताब पढ़ लें और उसको याद कर लें, तब वो अधिग्रहण या अधिगम होगा, किसी से अधिग्रहित करके हमने याद किया। अन्वेषण अधिगम है कि स्वयं खोज करके किसी चीज को, स्वयं खोज कर किसी तथ्य या विशेषताओं को सामान्यीकृत रूप में समझकर मस्तिष्क में रखना। कोई चीज हम खुद खोज करके अगर उसको हम अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो अन्वेषण अधिगम है। अर्थपूर्ण अधिगम है किसी वस्तु का अर्थपूर्ण एवं सार समझकर, किसी वस्तु का जो है अर्थपूर्ण और उसका सार समझकर उसे सीख लेना और उससे संबंधित पूर्व ज्ञान से जोड़ लेना, अर्थपूर्ण अधिगम। मतलब हम किसी चीज का कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब के जो चैप्टर हैं उसके संपूर्ण अर्थ को हम समझ लेते हैं। समझने के बाद जो है अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके उसका अर्थ हम निकालने लगते हैं तो उसे अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। रटंत अधिगम कहते हैं बिना अर्थ समझे, बिना किसी सामग्री के, बिना अर्थ समझे किसी सामग्री का बार बार पढ़कर दिमाग में ठूस लेना। मतलब किसी सामग्री को हम पढ़ करके उसको बार बार पढ़ के उसको हम रट लेते हैं, रट करके अपने दिमाग में जब घुसा लेते हैं तो एक रटंत अधिगम होता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि अधिगम क्या है, अधिगम की क्या कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम के प्रकार के बारे में समझा। अब हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इस वीडियो में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहली बात तो जैसे जॉन डेवी द्वारा बताया गया था कि छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी है। छात्र संबंधी कारण है, दूसरा है अध्यापक संबंधी कारण, तीसरा है विषय वस्तु अर्थात पाठ्यक्रम संबंधी कारण। तो पहला जो कारण है छात्र संबंधी कारण। छात्र संबंधी कारण में है इच्छा शक्ति। अगर बच्चों के अंदर सीखने की इच्छा शक्ति बेहतर है तो बच्चा जो है उसका अधिगम स्तर बेहतर होगा। अगर उसके अंदर सीखने की क्षमता जो है, इच्छा शक्ति कम है तो बेहतर सीख नहीं पाएगा। दूसरा है कि बालक को पढ़ाते समय उसके थकान को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोई बच्चा अगर थक गया है पढ़ते पढ़ते तो अगर उसको आप पढ़ाओगे तो उसके अंदर वो सीख नहीं पाएगा, इसलिए ब्रेक दे करके बच्चों को सिखाना चाहिए। दूसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के द्वारा। किसी बच्चे को मोटिवेट करिए, बेटा ऐसा कर लोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपके माँ बाप आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आप गलत काम करोगे तो आपके माँ बाप को परेशानी होगी। उसको मतलब मोटिवेट करके अगर आप पढ़ाएंगे तो उसमें सीखने की क्षमता, अधिगम पावर बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा होता है तो सीखने की क्षमता कम हो। स्वास्थ्य, अगर बच्चा का स्वास्थ्य बेहतर है तो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अगर उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो बेहतर तरीके से उसका लर्निंग पावर नहीं होगा। वंशानुक्रम का भी प्रभाव बेहतर है कि अगर मम्मी पापा उसके पढ़े लिखे हैं, उसकी फैमिली, पूरी परिवार उसका पूरा पढ़ा लिखा है तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है। अगर उसका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका असर बच्चों पे पड़ेगा और बच्चा भी उससे प्रभावित होगा। परिपक्वता आयु, अगर कोई बालक परिपक्व नहीं है, भले एज में बड़ा हो गया है
लेकिन उसका दिमाग परिपक्व नहीं है, तो हम चाहे जितना सिखाएंगे वो सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए छात्र को सीखने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, थकान उसको ना हो, उसके बाद अभिप्रेरित हो कोई कार्य करने के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और उसके वंशानुक्रम में अर्थात उसके पीढ़ी में बेहतर शिक्षा का माहौल हो और बौद्धिक स्तर उसका बेहतर हो, तब बच्चा परिपक्व आयु हो, तब बच्चा बेहतर लर्निंग आउटकम दे पाएगा। अगर ऐसी चीजें नहीं है तो बच्चा में सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा है अध्यापक संबंधी कारक। अध्यापक संबंधी कारक का मतलब होता है विषय परिपक्वता, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है कोई अध्यापक जिस विषय को पढ़ाने जा रहा हो उस विषय में उसकी बेहतर पकड़ हो, तभी अपने बच्चे को संतुष्ट कर पाएगा। नहीं, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अध्यापक जवाब नहीं दे पाया, इससे सिद्ध होता है कि अध्यापक अपने विषय में परिपक्व नहीं है। इसलिए हर अध्यापक को जो क्लासरूम में जाए अपनी बेहतर तैयारी करके जाए कि अगर बड़े बालक है कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब हम दे सकें। तो अध्यापक की कारक है कि अगर विषय में परिपक्वता होगी, विषय में जानकारी होगी तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। अगर विषय में जानकारी नहीं होगी, सीखने प्रक्रिया बच्चों में कम हो जाए। मनोविज्ञान का ज्ञान, एक जो अध्यापक होता है उसको मनोविज्ञान का बेहतर ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उसकी आयु के हिसाब से जान पाएगा, उसके मतलब दिमाग के को जान पाएगा कि बच्चा किस चीज में रुचि रखता है। उस रुचि के हिसाब से उसको हम पठन पाठन करेंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ेगा और उसको अधिगम की प्राप्ति बेहतर होगी। नहीं तो अगर एक अध्यापक को मनोविज्ञान का बेहतर ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे की विभिन्नताओं के बारे में उसको जानकारी नहीं होगी और सभी बच्चों को एक जैसा जो है पठन पाठन कार्य कराएगा तो जो उसमें विशेष बालक है वो पिछड़ जाएगा, उसको लर्निंग आउटकम की बेहतर प्राप्ति नहीं होगी। दृष्टिकोण उसका बेहतर होना चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, किसी के साथ जो है वो विभेदीकरण का भाव न रखता हो, कोई ऊंच का है, कोई नीच का है, कोई फलाना है, ये सब चीजें उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप अध्यापक है, अध्यापक का गुण है सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। अगर इस तरह से करते हैं तो सभी बच्चे, उनके जितने बच्चे हैं, बेहतर तरीके से उनका लर्निंग आउटकम बढ़ेगा। व्यक्तित्व प्रभावी संप्रेषण। कोई अध्यापक है कक्षा, उसको बहुत बड़ा विद्वान है, कोई अध्यापक अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन अगर उसका प्रभावी संप्रेषण नहीं है, अर्थात जो चीजें वो पढ़ा है क्लासरूम में जाके बच्चों के सामने डिलीवर्ड नहीं कर पा रहा है, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा। इसलिए एक अध्यापक के लिए जरूरी है कि उसको उसका जो है पढ़ाने के तरीका बेहतर हो, प्रभावी संप्रेषण हो। मतलब बच्चे को कोई चीज बताए, बच्चे अट्रैक्टिव होकर के पढ़ें। नहीं पता चला हर विषय का विशेषज्ञ है, लेकिन वो जो क्लासरूम में जा करके अपनी बातों को जो है बच्चों के सामने जैसा परोसना चाहिए उस तरह से नहीं परोस पा रहा है, तो इससे बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति धीमी होगी। तीसरा है विषय वस्तु संबंधी कारक या पाठ्यक्रम संबंधी कारक है। पाठ्यक्रम, अगर हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो वो क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब पहले सरल हो, फिर उसके बाद कठिन हो, फिर उसके बाद कठिन हो। नहीं पता चला मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे टफ दे दिया तो बच्चा क्या करेगा, वो डर जाएगा, यार इतना टफ है। इसलिए क्रमबद्ध रूप से पहले सरल क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा मध्यम श्रेणी के, फिर लास्ट में कठिन श्रेणी के प्रश्नों को पढ़ाने से बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। और मात्रा, पढ़ाने की एक मात्रा सीमित होनी चाहिए। नहीं पता चला छोटा सा टॉपिक है और मैटर एकदम पका दे 10 पन्ने का हो गया तो बच्चा कहाँ सीख पाएगा। मात्रा जो हो, जो पाठ्यक्रम की मात्रा हो सीमित हो और बच्चों के लेवल के अनुरूप हो, तभी बच्चा सीख पाएगा। नहीं विद्युता वाला उसमें टॉपिक भर दिया जाए, उसी टॉपिक को बेकायदे बहुत बड़ा बना करके दे दिया जाएगा, बहुत बड़ा मात्रा में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उससे बच्चे के सीखने की
क्षमता कम हो जाएगी। उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए? उसकी प्रकृति सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, जिससे बच्चा उसमें उस विषय पर अपने जो है अपने उस विषय पे कुछ ना कुछ बच्चा भी बता सके। अर्थात बच्चों को पढ़ाते समय बच्चे के हमें प्रकृति को समझ करके और पाठ्यक्रम की प्रकृति को समझ के उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा जो है बेहतर तरीके से उसको प्राप्त कर सके। उसके बाद भाषा शैली, जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत क्लिष्ट भाषा शैली है, तो हमारे बच्चों को समझने में कठिनाई होगी। इसलिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बच्चों के अनुकूल हो, उसकी भाषा शैली सरल हो, सुबोध हो, जिससे बच्चा सीख ले। उसके बाद है रोचकता। अगर विषय वस्तु जिसको हम पढ़ा रहे हैं रोचक है, बच्चे को आनंद देने वाली है, तो उसमें सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में ज्यादा होगी। अगर दुरूह है और कठिन है और मतलब निरस्ता है, उसमें मतलब बच्चे को आनंदित करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, तो उस चीज से बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति कम होगी, अधिगम स्तर कम होगा। इस प्रकार से हमने बताया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र के कुछ कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं अधिगम को, अध्यापक के कुछ विशेष कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, और विषय वस्तु संबंधी कुछ कारक हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। अब हम अधिगम के मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग एंड इट्स बेसिस। इसके क्या सिद्धांत है? तो इसके सिद्धांत दो बताए गए हैं, एक है तथ्यात्मक या वर्णनात्मक, फैक्चुअल आर डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है सैद्धांतिक या व्याख्यात्मक, थ्योरेटिकल आर एक्सप्लेनेटरी। तथ्यात्मक का है जब अभ्यास व प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत व प्रगतिशील परिवर्तन, जब बच्चों में किसी बच्चे में अभ्यास के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा कोई चीज बताई जाए और बच्चा उसको प्राप्त कर ले, तब इसे कहते हैं तथ्यात्मक या वर्णनात्मक अधिगम। इसको बताने वालों में हिलगार्ड, एटकिंसन और मनोवैज्ञानिक है। दूसरा है सैद्धांतिक या व्याख्यात्मक में, जब अधिगम को उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचर स्थापना का, जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो सहचर है उसको स्थापित करके ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो उसको सैद्धांतिक या व्याख्यात्मक अधिगम कहते हैं। इसमें जो है स्किनर, टॉलमैन, हल और गुथरी आत्मवैज्ञानिक ने सैद्धांतिक का या व्याख्यात्मक परिभाषा दी है। इसके बाद हम आते हैं अधिगम के दूसरे टाइप के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। एक तो है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, दूसरा है अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखना, तीसरा है अनुकरण के माध्यम से सीखना। प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से सीखना, इसमें थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस सिद्धांत को बताया है थॉर्नडाइक ने क्या किया है कि एक बॉक्स बनाया, उसमें बिल्ली को रखा, बिल्ली के रखने के बाद उसमें एक ट्रिगर रखाया और उसमें ट्रिगर के माध्यम से वो दरवाजा खुलता था और बाहर जो है बिल्ली के खाने की कुछ सामग्री जैसे मछली या मांस रख दिया, तो बिल्ली उस बॉक्स में बार बार उछल कूद कर रही थी, तो उस पर ट्रिगर पे पैर नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, बिल्ली का ट्रिगर पे पैर पड़ा और बक्सा खुल गया, बाहर बिल्ली आई, अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे कई बार जब बिल्ली की, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जान गई कि हमारा अगर पैर इस लीवर पे पड़ेगा, इस लीवर पे पड़ेगा तो खुल जाएगा। तो बार बार करने के बाद उसको एहसास हो गया कि जब हमको भोजन खाना हो उसको दबाएंगे, मुझे भोजन मिल जाएगा। उसने प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से लीवर को दबाना जान गई और उसके हिसाब से भोजन प्राप्त करना सीख ली। इस प्रकार से उसने भोजन प्राप्त कर ली। अंतर्दृष्टि या इनसाइट थ्योरी कोहलर हैं जो गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने अपना प्रयोग बनमानुष पे किया था। बनमानुष में क्या किया था, एक बड़े से कमरे में उसको बंद कर दिए और उसके बाद क्या किए कि उसमें छोटे छोटे डिब्बे रख दिए, ऊपर जो है केला टांग दिए छोटे छोटे बॉक्स रख दिए और ऊपर केला टांग दिए। अब वो जो बनमानुष या चिंपैंजी था उसने पूरे कमरे में उछल कूद मचाया, लेकिन वो नहीं प्राप्त किया भोजन को। लेकिन देखा तो उसमें कुछ डिब्बे पड़े थे
धीरे धीरे क्या किया, उसको डिब्बे को एक दूसरे के ऊपर रख करके फिर क्या किया, सूझ के माध्यम से ऊपर चढ़ करके अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो अंतर्दृष्टि या सूझ के माध्यम से कोहलर मिलता है। तीसरा है टॉपिक अनुकरण या इमिटेशन के माध्यम से बालक जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा सीखता है अनुकरण के माध्यम से और सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। जैसे बताया जाए तो परिवार ही सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला है और माता उसका सबसे पहला टीचर होती है। तो इसलिए कहा जाता है सामाजिकरण के माध्यम से परिवार में जिस तरह से सीखता है, लोगों को देखता है, उसी तरह अनुकरण करके बालक करने लगता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सीखना क्या है, सीखने की क्या परिभाषा है, सीखने के क्या सिद्धांत हैं, सीखने की क्या विशेषताएं हैं, सीखने के क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं, इस पर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया। अब अगले वाले वीडियो में हम जो है सीखने के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी वीडियो बेहतर तरीके से पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर के आपके लिए। अब हम अधिगम की कुछ प्रभावशाली विधियां हैं, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नंबर 1 है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस मेथड को जॉन डेवी ने बताया था कि बच्चा जब कोई कार्य करके सीखता है तो उसमें सीखने की क्षमता ज्यादा होती है। इसी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की विधि को इस समय बाल केंद्रित शिक्षा कहा जा रहा है। बालक जब कोई कार्य अपने से करके सीखेगा तो उसका सीखा हुआ व्यवहार अस्थायी होगा। इसीलिए जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट को दिया था। आज की शिक्षा प्रणाली इसी विधि पर आधारित है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा है। एक चीनी लेखक का कथन है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, मतलब कोई बात हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो याद रखते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो टोटली समझ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अनुकरण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। घर, बच्चे में परिवार के सदस्यों एवं विद्यालय में शिक्षक द्वारा की गई जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक हैगर्ट ने अनुकरण के द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया तथा बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सीखना सरल होता है। अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब है जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम अपनी मम्मी पापा परिवार के सदस्यों के द्वारा जो चीजें की जाती उसको देखता है, फिर उसके बाद वो करने का प्रयास करता है। इसका मतलब है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा शैशवावस्था से अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, फिर उसके बाद विद्यालय में घर में सीखे, परिवार में सीखे, आस पड़ोस के बच्चों के साथ कुछ क्रिया करते हुए देखे तो उसी तरह अपना करने लगे, फिर विद्यालय में गए अध्यापक की क्रिया प्रतिक्रिया के देखकर उनके आधार पर सीखे। तो अनुकरण के द्वारा बच्चे बेहतर तरीके से सीखना शैशवावस्था से चालू कर देते हैं। इसके बाद है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कोई बालक जब किसी ऐसी प्रक्रिया के किसी वस्तु या घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण वहां पे जा करके देखता है, जांच करता है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है तो वही निरीक्षण करके सीखना है। वहां जाएगा, किसी घटना के बारे में जा करके उसके बारे में देखेगा, अपने ज्ञानेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आंखों से देखेगा, फिर वहां के लोगों से बातचीत करेगा। सब कुछ करने के बाद जो है तब जो घटना पे निष्कर्ष निकालेगा, उसके दिमाग में जो घटना निकलेगी वो अस्थायी होगी, वही अस्थायी जो होगी वही सीखना है। परीक्षण के द्वारा सीखना, परीक्षण के द्वारा सीखना का मतलब होता है निरीक्षण के द्वारा में एक चीज ये है कि जैसे ज्योग्राफी या किसी अन्य विषय के टीचर जो है बच्चों को टूर पे ले जाते हैं, पर्वत घुमाने, पहाड़ घुमाने, ज्वालामुखी घुमाने, तो बच्चा वहां पे जा करके देखता है, पर्वतों को देखता है किस तरह का पर्वत है, अध्यापक बताता है,
कि इस तरह का है, मोड़दार पर्वत है, भ्रंशन पर्वत है, तो उसको देखने के बाद, उस जगह की स्थिति को देखने के बाद बच्चों के ज्ञानेंद्रियों मतलब आंख नामक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से दिमाग में पैड़ बन जाती कि मैंने वहां गया, ये चीजें देखा, यहाँ ये चीजें पाई जाती। भविष्य में जब बच्चे से पूछा जाएगा तो बच्चा उसका जवाब दे लेगा। परीक्षण के द्वारा किसी चीज की जांच करते हैं। किसी चीज की जांच करके का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, कहीं गया है जांच में, मिलावटी, जैसे मिठाई में मिलावट कैसे हुई है, क्या क्या चीजें मिला हुआ है, उसको ले आकर के प्रयोगशाला में जांच करेगा तो उसको पता चल जाए चीनी इसमें कितनी मिली है, केमिकल कितना मिला है, मैदा कितना मिला है। तो जांच के आधार पर परीक्षण के द्वारा अधिकारी सीखता है, या अन्य बच्चे भी इसी तरह से सीखते हैं। सामूहिक विधि के द्वारा सीखना है। समूह में मित्रों के साथ खेल कूद बातचीत में बच्चा जब रहेगा तो उसके द्वारा जो क्रियाएं होंगी, आपस में बातचीत करेगा, आपस में एक दूसरे के विचार साझा करेगा, उनकी क्रियाओं को देखा फिर वो खुद करेगा। इस प्रकार से सामूहिक विधि द्वारा भी बच्चा सीखता है। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार, ये बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो किसी एक विशेष मैटर पे सेमिनार या संगोष्ठी गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। उसमें दूर दूर के विद्वान आते हैं, उस विषय सब पर्टिकुलर विषय पे अपना उद्बोधन करते हैं। तो उसके माध्यम से, उनके बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से जो विचार, सेमिनारों के माध्यम से जो विचार विमर्श को सुनता है, उसके अंदर जो ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है वो अधिगम होता है। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, प्रोजेक्ट विधि डीवी और किलपैट्रिक, जॉन डीवी और किलपैट्रिक द्वारा उद्भूत विधि है। प्रोजेक्ट विधि में कोई अध्यापक सभी बच्चों को जो है कोई कार्य दे देता है कि आप एक कार्य करो, मैं देखता रहूं। जैसे मान लीजिए किसी केमिकल के बारे में या किसी गैस के बारे में प्रयोगशालों में ले गया, कहा कि इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन है कितना ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जांच करने के लिए, अन्य गैसों को जांच करने के लिए, कितना परसेंट पानी है, क्या है, ये सब जांच करने के लिए बच्चा जो है प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से, या छोटे बच्चे जो होते हैं मिट्टी के माध्यम से कह देते हैं बेटा तुम खिलौना बनाओ, ये करो, या कॉपी में दे देते हैं कि तुम ये चीज बनाओ, तुम ये चीज बनाओ। अध्यापक सुपरविजन करता है, देखता रहता है। तो वही विधि जो है प्रोजेक्ट, इससे भी सीखना जो है बच्चों के लिए अस्थायी होता है। समूह अधिगम मतलब समूह में बैठ करके आपस में वार्तालाप या वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से दो पक्ष होते हैं, एक बात करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। इसके माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसके बाद हमने अधिगम के बारे में जानने के बाद, अधिगम में जो सिलेबस में हमारे सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत का, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का महत्व है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावला का संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठारकार और कारण और निराकरण, सभी सिद्धांतों का कक्षा शिक्षण में इसका कैसे व्यवहारिक उपयोगिता होती, इन सब टॉपिकों के नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने जाना कि सीखना क्या है, सीखने के प्रकार क्या हैं, सीखने का महत्व क्या है, और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और सीखने का प्रभावशाली विधियां क्या हैं, इसके बारे में जाना। आगे के वीडियो में हम सीखने के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है उस पर बेहतर समझ बनाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो बेहतर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके बेहतर लाइक और कमेंट से मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।